ये कहानी है निर्मला की, जिसके अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ था और उसका सबूत उसका थुलथुला शरीर था। निर्मला अपने आलस के कारण घर का कोई भी काम नहीं करती थी, जिस वजह से घर का काम निर्मला के पति रामलाल और उसके बेटे को ही करना पड़ता था। उसके बेटे का नाम विवेक था और वो भी अपने पिता के साथ सारा काम किया करता। ऐसी एक दिन निर्मला सुबह के समय अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी उसका पति रामलाल अपने हाथों में चाय का कप लिए आता है और उसको जगाते हुए कहता है। अरे भाग्यवान, अरे सुबह हो गई है। अरे उठ भी जाओ। अरे इस थुरथुरे से शरीर को थोड़ा तो कष्ट दे दो। सोने दो ना। वैसे भी काम करके बहुत थक जाती हूँ और जब भी आराम करने का मौका मिलता है तो तुम हमेशा ही मुझे परेशान करने आ जाते हो। अरे रहने दो। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम अपने आलस को छोड़कर अब मुझसे लड़ने लग जाओगी। हाँ, और तुम कितना काम करती हो ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अगर कष्ट करो तो उठकर पी लो। तुम्हें तो मेरा आराम करना पसंद ही नहीं है, तभी तो तुम मुझे हर समय आलसी होने का ताना देते रहते हो। अरे भाग्यवान, अरे तुम आलसी हो तो आलसी ही कहा जाएगा ना। अब रानी विक्टोरिया तो नहीं कहूँगा। तुम एक काम नहीं करती हो, अब बस आलसपन दिखाती रहती हो। वैसे चाय रख दिए, अब पी लेना। हाँ। इतना बोलकर अब रामलाल उसके पास चाय रखकर चला जाता है और उसके जाने के बाद निर्मला आराम से उठती है और वो बिस्तर पर ही चाय पीकर कप को वहीं पर रख देती है। अब शाम को जब रामलाल और विवेक घर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर वैसे का वैसे ही फैला हुआ है जैसे कि उन दोनों ने छोड़ा था। ये देख रामलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हे भगवान, अरे कैसी बीवी दी है। अरे इसने तो हद कर दी है। अरे इतना भी आलसपन ठीक नहीं होता। अरे ये उठकर घर का कोई काम नहीं करती। पापा, माँ को बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बोला उसको जाता है जिसको आपकी बात समझ में आए। माँ तो समझने से रही। अरे बेटा, तेरी माँ को समझाना भी तो जरूरी है, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। और इतनी आसानी से मैं अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। इस तरह गुस्से में तिल मिलाया रामलाल अपने कमरे में आता है, जहां निर्मला को अभी बिस्तर में लेटा सोता देख वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। उसके गुस्से की हद तो तब हो जाती है जब वो अपने कमरे की टेबल पर सुबह की रखी चाय का कप देखता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, निर्मला, ए निर्मला, अरे निर्मला, ए निर्मला। अरे क्या हो गया? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? हैं? इसे घर को सर पे ना उठाऊं? अरे तुम्हारे कर्मों के कारण हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है ये हम जानते हैं। अरे इतना आलस कौन करता है? अरे गरीब मोहल्ले वाले हम बाप बेटे को लुगाई कहते हैं, क्योंकि घर का सारा काम तो हम ही करते हैं। हम काम के साथ साथ घर संभालते और तुमसे घर नहीं संभलता। अरे लेकिन क्या हुआ? क्यों तुम मेरे आलस के पीछे पड़े हो? अरे मैंने सुबह तुम्हें चाय दी थी, तुमने चाय तो पी ली, लेकिन ये बर्तन, ये घर के काम, ये कौन करेगा? देखिए जी, मेरे शरीर में टूटन सी आ रही है। मुझे काम करना ही नहीं है और ना ही मुझसे हो पाएगा अब। अरे कैसे हो पाएगा? शरीर देखा है तुम्हारा फैलता जा रहा है। अरे थोड़ा बहुत काम किया करो, वरना शरीर एक दिन फूल के फट जाएगा। देखो, घर के काम करोगी तो फिट रहोगी, और फिट रहोगी तो स्वस्थ रहोगी। और ये जो पूरे दिन बैठी रहती हो, ऐसा मत रहो, घर के काम में लग जाओ। अरे शरीर ठीक रहेगा तो हमारे साथ खुशियाँ मना पाओगी, वरना पोता पोती देखने से पहले निपट जाओगी। हे भगवान, बस घर का काम न करने की वजह से मुझे इतना सुनने को मिल रहा है। अगर तुम बाहर के साथ साथ घर का भी काम कर रहे हो ना, इसमें कौन सी आफत आ पड़ी है? माँ देखो, आज तक मैंने आपके और पापा के बीच में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आज मैं कहने को मजबूर हो चुका हूँ। अरे माँ, थोड़ा बहुत काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं करोगी ना तो आगे जाके आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए कह रहा हूँ, घर के काम करने की कोशिश किया करो। अच्छा जी, अब मेरा बेटा भी मुझे सुनाने लगा है। अजी देख रहे हैं ना आप, आपका ही असर पड़ रहा है।
अरे जिसके मुंह से अपनी माँ के लिए एक शब्द नहीं निकलता था, आज वो अपनी माँ को आलसी होने का ताना दे रहा है। अरे माँ, मैं आपको ताने नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ। अरे बाहर जाके मैं और पापा काम करते हैं, साथ साथ घर के काम करते हैं। अरे हम परेशान हो जाते हैं माँ। अगर आप घर के काम पे ध्यान दोगी तो हम भी बस अपने एक काम पे ध्यान देंगे। वरना काम पे जाने के बाद मैं और पापा ये सोचते हैं कि घर जाके क्या काम करना है घर का। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। अब तेरी उम्र भी शादी के लायक हो गई है और मेरी उम्र भी हो चली है, इसलिए मैं सोच रही हूँ तेरी शादी करवा दी जाए। इसी बहाने इस घर में बहू भी मिल जाएगी और तेरा ख्याल रखने वाली लड़की भी आ जाएगी। निर्मला की बात सुनकर अब रामलाल और विवेक अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि निर्मला की बात बिल्कुल सही थी। इसलिए इस बार रामलाल भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है। वैसे बेटा, इस आलसी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में कोई ऐसा इंसान तो होना चाहिए जो इस पूरे घर को संभाल सके। अरे मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ, पर आप लोग मेरी सुनते ही कहाँ हैं। निर्मला की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद रामलाल अपने बेटे से सवाल करता है। अच्छा बेटा, अगर तेरी नजर में कोई है तो बता, उससे ही करवाएंगे तेरी शादी। नहीं पापा, मैं तो किसी लड़की से बात तक नहीं करता। आपको जो सही लगे ना, आप करवा दो। अब क्या था, विवेक की मंजूरी मिलते ही रामलाल निर्मला को अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने को कहता है। अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें कोई घर के काम करने के लिए नहीं कहूँगा। अब बस अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। अरे ये काम तो कर पाओगी ना, या फिर वो भी तुमसे नहीं हो पाएगा? वो क्या है ना जी, मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की चाहती हूँ और आपको तो पता भी है मेरे जानकार में ऐसा कोई है नहीं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की कैसे ढूंढूं। हाँ हाँ, अब मैं समझ गया। तुमसे ये काम भी नहीं होगा। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुमसे पूछने आया था। अरे मैं भूल कैसे गया कि तुम इतनी आलसी हो कि कोई काम नहीं कर सकती। अब मुझे ही किसी लड़की को ढूंढ के लाना होगा। इस तरह रामलाल विवेक की शादी के लिए हर जगह बात करता है। बहुत जल्दी उन्हें एक अच्छी लड़की भी मिल जाती है। कुछ ही समय बाद विवेक की शादी काजल नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद विवेक और काजल घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं, तो वहीं निर्मला आराम करने लगती है। निर्मला को कुर्सी पर बैठा देख उसकी पड़ोसन उसके पास आती है और उससे कहती है, ये सही है, वहाँ तेरी बहू दरवाजे पे खड़ी है और तू यहाँ पे आराम कर रही है। अरे यार, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरा ये मोटा शरीर ना जवाब दे रहा है। अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। निर्मला की बात सुनकर अब पड़ोसन हंसने लगती है और थोड़ी ही देर बाद रामलाल आ जाता है। अरे भाग्यवान, अरे उठ जाओ। अरे विवेक की बहू आई है, गृह प्रवेश करवा दो। सुनिए जी, आपको तो पता है ना, मैं अपने मोटापे की वजह से हिल भी नहीं पाती हूँ और सच कहूँ तो मेरी अब हालत भी नहीं रह गई कि मैं बहू का गृह प्रवेश भी करा सकूं। अरे तो फिर बहू का गृह प्रवेश कैसे होगा? अब बिना गृह प्रवेश के वो घर में नहीं आ सकती। अब क्या करें? आप तो मेरे अर्धनारेश्वर जी हैं। आप तो घर और बाहर दोनों का काम बहुत बखूबी जानते हैं। एक काम कीजिए, आप ही बहू का गृह प्रवेश करवा दीजिए। निर्मला की बात सुनकर रामलाल एक बार फिर से अपना मुंह बना लेता है, जिसके बाद रामलाल खुद ही अपनी बहू और बेटों के पास जाता है और इसके बाद वो अपनी बहू को गाइड करते हुए कहता है। अरे बहू, अपने दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ गिरा दे और अन्नपूर्णा और लक्ष्मी की तरह अन्न बरसाते हुए इस घर के अंदर प्रवेश कर। रामलाल की बात सुनकर काजल ठीक वैसा ही करती है जैसा रामलाल कहता है। कुछ देर बाद अब शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और शादी के बाद काजल भी अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं। गुजरते समय के साथ काजल देखती है कि उसकी सास की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि उसकी सास उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती। और एक दिन काजल किचन में जाकर काम कर रही थी कि तभी निर्मला अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा मेरे पास जल्दी आ जा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। सास की आवाज सुनकर काजल अब तुरंत अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास आराम से बिस्तर पर बैठी हुई है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बुलाया तो है। वो क्या है ना, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। पास में टेबल पे पानी रखा हुआ है, जरा मेरे हाथ में दे दे। अपनी सास का आलस देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी सास को पानी का गिलास पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, कोई इंसान इतना आलसी कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो एक गिलास पानी नहीं ले पा रही, इतनी आलसी है वो।
मैं कह देती हूँ, किसी दिन जो इनका आलस है ना, वो उन्हें ले डूबेगा। बहू, मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी से मेरे पास आ। सास की आवाज सुनकर काजल एक बार फिर अपनी सास के कमरे में जाती है और वो देखती है कि उसकी सास आज भी अपने बिस्तर पर आराम से बैठी है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो क्या है ना, मुझे बाथरूम जाना है। मेरे मोटे शरीर की वजह से मैं उठ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर काजल के सब्र का बांध अब टूट जाता है और वो गुस्से में अपनी सास से कहती है। माँ जी, मैं क्या करूँ, आपको मार भी नहीं सकती, इकलौती सास जो हो मेरी। अरे माँ जी, क्यों इतना आलस करती हो? इतना आलस करना अच्छी बात नहीं होती। मुझे तो लगता था कि आपको घर के काम करने में ही आलसपन आता होगा, लेकिन नहीं, मैं तो गलत थी। आप तो बाथरूम भी खुद नहीं जा सकते। देख बहू, मेरे मोटे शरीर के कारण मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे लेक्चर मत दे, चुपचाप मुझे बाथरूम जाने में मदद कर। माँ जी, मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर काजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निर्मला खुद ही बाथरूम जाती है और जब वो बाथरूम से वापस आ रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण वो गिर जाती है। बहू, सास की एक बार फिर से आवाज सुनकर काजल अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो बाथरूम में गिरी पड़ी हुई है और अपनी सास को बेहोश देखकर काजल तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। साथ ही वो अपने ससुर और पति को भी फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। देखिए, इनके शरीर का वजन जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एक यही कारण है इनके गिरने का। शायद आपको पता नहीं है, इनको शुगर भी है और इनका पाचन तंत्र भी खराब हो चुका है। आप लोगों को इनके खान पान पर ध्यान देना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर अपनी बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद निर्मला अपने परिवार वालों के साथ घर वापस आती है। शाम को अब काजल अपनी सास के लिए दलिया लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। बहू की ऐसी सेवा और प्यार देख निर्मला की आंखें भर आती हैं। बहू, तूने, तेरे ससुर ने और इस विवेक ने मुझे बहुत समझाया कि मैं अपना आलस छोड़ दूं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज ये नतीजा है और आज ये नतीजा मुझे भोगना पड़ रहा है और ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। माँ जी, आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? अरे मैं मानती हूँ, तब आपने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अब तो आप हमारी बात मान सकते हो ना। एक काम करना, आज से ना आप रोज योगा शुरू कर दो। काजल अपनी सास को दुखी नहीं होने देती, साथ ही वो अपनी सास का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। बीतते समय के साथ अब निर्मला अपनी बहू की बात मानती, जिसके कारण उसका मोटापा भी अब हल्का हल्का कम हो रहा था और उसकी बीमारियां भी कंट्रोल में आने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।